आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस साइकिल्स। कभी पहले पढ़ा है तो कुछ तो आइडिया होगा। बिजनेस साइकिल्स क्या होती है? दे आर रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी of an economy that it experiences over a period of time। कुछ समझ आया? थोड़ा सा तो आइडिया है, तो लग रहा होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। Now basically साइकिल क्या होती है? साइकिल चलाई है कि नहीं? It is a series of events that are repeated, right? A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D नहीं, फिर से A, right? A, B, C, again A, B, C and it goes on, right? साइकिल क्या होती है? कोई भी चीज जो इवेंट के बाद इवेंट आता जा रहा है, रिपीट होती जा रही है। अब अगर हम बात करें बिजनेस साइकिल की, तो बिजनेस में कभी भी आपने सुना है क्या कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स हो रहे हैं? कोई बिजनेस चला रहा है, उसको कभी लॉस होता ही नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता है। बिजनेस में क्या होते हैं? अपसाइड होता है, डाउनसाइड होता है, पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, बैड ट्रेड, सब चीजें होती हैं। जस्ट एज योर लाइफ। क्या आप में से कोई भी ये कह सकता है कि बचपन से आज तक मैं दुखी ही नहीं हुआ कभी? कोई कह सकता है? या आज तक मुझे कभी भी कोई हैप्पी मोमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ? कोई भी कह सकता है आप में से? अच्छा इमेजिन करो, वन फाइन डे आप उठते हो, सो के उठे, अपना मोबाइल उठाया, देखा कि फुल चार्ज है। खुशी मिलती है? चार्जिंग अगर फुल होती है मोबाइल में, मिलती है? उसी दिन आपका रिजल्ट आने वाला है फाउंडेशन का, ठीक है? फाउंडेशन का रिजल्ट, गए पोर्टल पे चेक किया, रोल नंबर डाला और देखा कि हमने टॉप किया है, और खुशी मिली? मिली कि नहीं? उसके बाद आपने देखा कि एक मैसेज बजा है, और वो मैसेज किसका है? 2 साल पहले आपने किसी को प्रपोज किया था, उसने क्या कह दिया? हाँ कह दिया, तभी तो खुशी मिलेगी। ना कहेगी तो कैसे खुशी मिलेगी? तो क्या हुआ? और खुशी मिल गई। नहीं, यू आर अ फेथफुल पर्सन, तो आप स्टिल, तो क्या हुआ? और खुशी मिली। उसके बाद देखा कि इंस्टाग्राम पे कल रात में हमने एक पिक्चर अपलोड की थी, उस पे कितने लाइक्स हो गए? 1K। ओहो, मैं तो सेलेब बन गया। कितनी खुशी मिली। लगा कि अब इससे ज्यादा जिंदगी में क्या अच्छा हो सकता है। दैट मीन्स आपकी खुशी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक पॉइंट आया व्हेन यू रियलाइज कि अब इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या मिल सकती है, राइट? तो लगता है कि बस अब हो गया। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्का होगी मेरे साथ, राइट? होता है कि नहीं ऐसा? अब रात में सोए, सुबह उठे, सुबह उठते ही आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हो? आई मीन इफ अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं अपना मोबाइल ढूंढती हूँ। सुबह उठते ही पहला काम, तो मोबाइल ढूंढा, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कहाँ गया मेरा? एकदम से टेंशन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? मोबाइल देखा, कोई छोटे भाई बहन ने क्या किया है? पानी में डाल दिया है। लो, सुबह सुबह मेरा मोबाइल गया। तो क्या हुआ? ये खुशी कम होने लगी, राइट? उसके बाद पता चला कि मेरा जो FB का पासवर्ड था वो लीक हो गया और पहुंच गया है मेरे पेरेंट्स के पास। खुशी और कम होने लगी। इससे ज्यादा दुखी हम जिंदगी में कभी नहीं हो सकते हैं। अब क्या होगा? अगेन अ पीरियड विल कम जब आपको कुछ हैप्पी इवेंट्स मिलेंगे। ये आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? अप डाउन, रिदमिक फ्लक्चुएशंस। जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि रिदमिक फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, या इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी हो सकते हैं। सेल है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी हो सकता है। इनकम बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, राइट? अब इनकम या ग्रोथ हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉरगेट अबाउट योर इंडिविजुअल लाइफ, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में n नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट टर्म क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ
all the activities, it comprises of all the businesses. तो सारे businesses अगर grow कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है. तो रिदमिक फ्लक्चुएशंस, अब डेफिनेशन पढ़ो बिजनेस साइकिल्स की. रिदमिक फ्लक्चुएशंस सबको मिल गया? Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time. Is it clear? Rhythmic fluctuations. Rhythm मतलब क्या होता है? Rhythmic किसको हम बोलते हैं? Generally regular, मतलब अच्छी सी rhythm होती है ना, ऊपर नीचे कोई एक पैटर्न होता है या फ्लो होता है. Exactly बिजनेस साइकिल में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है. क्या आप बोल सकते हो कि 2 दिन मैं खुश हूं, तीसरे दिन दुखी हो जाऊंगा, या 2 दिन दुखी रहूंगा, तीसरे दिन खुश हो जाऊंगा, या 4 दिन मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, 5वें दिन गिर जाएगा? हम कुछ भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं कह सकते हैं. कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, राइट? यही है बेसिकली बिजनेस साइकिल. ठीक है, पर सिर्फ इतना पढ़ने से तो हमारा काम चलेगा नहीं. ये तो हमने लेमैन की तरह स्टार्ट किया है. तो बिजनेस साइकिल tells us how an economy is going or where is it going. It basically measures economic performance. बिजनेस साइकिल के इस चैप्टर में आपको 5 चीजें पढ़नी है. बिजनेस साइकिल का मीनिंग, फेजेस, फीचर्स, कॉजेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस इन डिसीजन मेकिंग. बिजनेस साइकिल के इस चैप्टर में आपको ये 5 चीजें पढ़नी है. अब देखो, आपका ये करिकुलम क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज बहुत ज्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं आपको लिखना नहीं है. तो आप सिर्फ और सिर्फ समझिए, पर कोई भी चीज भूलिए मत. अब अगर हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, तो कैन यू रिपीट विद मी कि अगर एक डेफिनेशन आपको दी जाए और बोला जाए कि ये क्या है, आप बता पाओगे कि ये बिजनेस साइकिल है? या बिजनेस साइकिल मीन्स, और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं, A, B, C, D, और इसमें से एक डेफिनेशन वो है जो अभी हमने डिस्कस की है, तो क्या आप पॉइंट आउट कर पाएंगे? तो वो क्या है डेफिनेशन? रिदमिक फ्लक्चुएशंस दैट rhythmic fluctuations in, कुछ तो बोल दो, किसके rhythmic fluctuations हो रहे हैं? क्या चीज अप डाउन हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, इनकम अप डाउन हो रही है, सेल अप डाउन हो रही है, प्रॉफिट अप डाउन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कलेक्टिवली ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, मतलब अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सारे की सेल्स मिला के हाई हो रही है. अब आप बोलोगे कि मैम 100 अगर इंडस्ट्रीज हैं, 99 की सेल्स हाई हो रही है, 1 की तो कम हो रही है, तो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं. हम क्या मानते हैं? एवरेज बेसिस. ठीक है, तो एग्रीगेटली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर जा रही है, तो मतलब हमारी इकोनॉमी इज ग्रोइंग, नीचे आ रही है तो मतलब इकोनॉमी हमारी कम हो रही है, डाउन टर्न्स है. इज इट क्लियर? तो बिजनेस साइकिल मीन्स रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time. Once again, business cycle means rhythmic fluctuations. देखो मेरे साथ बोलोगे तो आप ही का भला होगा. ठीक है, तो rhythmic fluctuations
of aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time. ठीक है, तो ये हो गई बिजनेस साइकिल. अब बिजनेस साइकिल को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, हमारे लिए उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी रियल लाइफ बिजनेस साइकिल्स होती हैं. दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. ड्यूरिंग 1920s मिला एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स. यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी. जीडीपी पता होगा सबको क्या होता है, ठीक है, फिर भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. प्रोडक्शन लेवल्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. मतलब 1920 में क्या हुआ, यूके की जीडीपी बढ़ी. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अच्छा फेज है कि बुरा? अच्छा फेज है. तो यूके को क्या समझाना चाहिए कि रुको, इंतजार करो, तुम्हारा बुरा वक्त जल्दी आएगा. क्योंकि कहां पहुंच रहे हैं, अभी तो बूम पे जाएगा. कुछ कुछ आइडिया है आप लोगों को व्हाट अ बिजनेस साइकिल इज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज चाइनाज रीसेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड फाइनेंशियल मेहेम. मेहेम इज व्हाट? मेहेम का बेसिकली मतलब होता है कुछ डिसऑर्डर या केओस. ठीक है, तो फाइनेंशियली क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गई पूरी इकोनॉमी, एक केओस सा हो गया. आर फॉस्टरिंग अ साइकिल ऑफ डिक्लाइन एंड पैनिक मच अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड. रिसेंटली, अभी पिछले साल की बात है, उसमें क्या आया था कि चाइना पूरा पूरा रिसेशन में जाने वाला है, जाने वाला है. बहुत इस पे क्वेश्चंस उठे थे कि क्या है, क्या चाइना सच में रिसेशन में जा रहा है, ये क्या फेज है, बाकी इकोनॉमीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली कैसे इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो हर इकोनॉमी के क्या होते हैं, गुड ट्रेड बैड ट्रेड के पीरियड्स होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है, बूम होता है, डाउन टर्न्स होते हैं. ठीक है, और इन्हीं रिदमिक फ्लक्चुएशंस को हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल, जो एक के बाद एक रिपीट होती है. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है तो क्या होगा, डाउन टर्न भी आएगा, और डाउन टर्न है तो समडे प्रॉस्पेरिटी भी आएगी. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, let's come on to the phases of business cycle. अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि यूके में कब ग्रोथ हुई थी और 4 ईयर दे दूं, 1940, 1930, 1950 और 1920, बता लेंगे आज या एग्जाम वाले दिन भी? आज तो आपने आंसर दे दिया, एग्जाम वाले दिन भी दे पाएंगे? हाँ, सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो दे देंगे. चलिए गुड. सो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बेसिकली 4 फेजेस होते हैं. कैन एनीवन टेल मी बिना देखे कि कौन से 4 फेजेस हैं? ठीक है, और कोई, या इसी के कुछ और नाम किसी ने पढ़े हो? चलो, सबसे पहला है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन जिसको कि हम अपस्विंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम रिकवरी भी बोल सकते हैं. आपके मटेरियल में बूम भी लिखा हुआ है, बट बूम एग्जैक्टली क्या होता है, पीक को हम बूम बोलते हैं. ठीक है, तो इसको आप कंसिडर मत करो. ऑल्दो आपके स्टडी मटेरियल में बूम लिखा है, बट दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन यू आर आंसरिंग क्वेश्चंस. ठीक है, सो आप इसको कंसिडर मत करो. सबसे पहला फेज हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन या अपस्विंग या फिर रिकवरी. सेकेंड हमारा फेज है पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी. थर्ड हमारा फेज है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउन स्विंग या फिर, और लास्ट है ट्रफ या फिर डिप्रेशन.
आप किस फेज में चल रहे हो इन योर लाइफ्स? डिप्रेशन में चल रहे हो? चलिए, फिर डिप्रेशन के बाद क्या आता है? रिकवरी, एक्सपेंशन। तो मे यू एक्सपैंड। चलिए डिस्कस करते हैं द 4 फेजेस। अब हमको पता है कि एक सर्कुलर मोशन में चलता है, एक के बाद एक आता है, बट अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ग्रो भी कर रही है इकोनॉमी, तो हम ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको नहीं दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? पढ़ा है ना, बिजनेस साइकिल। एक्स एक्सिस पे क्या आता है? टाइम एंड रियल जीडीपी। देखो, किसी भी इकोनॉमी का हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉस्पर कर रही है या वो स्लो डाउन हो रही है? हम अपनी लाइफ को तो बता सकते हैं, पास हो गए क्या हो रहे हैं हम? ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट? फेल हो गए क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट है, रिसेशन चल रहा है, राइट? हम अपनी लाइफ का या पर्टिकुलरली अपने बिजनेस का बता सकते हैं। हमारी सेल्स क्या हुई? ड्रॉप डाउन हो गई, तो हमें क्या लग रहा है कि नहीं, हमारा बिजनेस तो क्या हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, बैड फेज में चल रहा है, बैड ट्रेड का टाइम है। पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम कैसे बता सकते हैं? कोई ना कोई एक मेजर लेना होगा, राइट? कि जिसके बेसिस पे हम मेजर करेंगे कि हमारी इकोनॉमी इन 4 फेजेस में से कौन से फेज में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पिक किया है? रियल जीडीपी। ठीक है, जीडीपी सबने पढ़ा हुआ है। व्हाई रियल जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? डोंट टेल मी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नहीं जानना चाहती मैं। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? एक इकोनॉमी ने जितना भी प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन। डोमेस्टिकली एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है कलेक्टिवली, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जीडीपी नहीं पढ़ रहे हैं कि अब मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मान लो अगर हमारी कंट्री ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो ये क्या हुआ इस साल का जीडीपी। ठीक है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट हम मॉनेटरी टर्म्स में निकालते हैं। अगर अगले साल हमारी इकोनॉमी ने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, राइट? ये सबको पता है। और जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है कि नहीं? प्रॉस्पर कर रही है, ग्रो कर रही है। इट इज अ फेज ऑफ ग्रोथ। इज इट क्लियर? अब देखो, जीडीपी में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, बहुत सारी चीजें काउंट नहीं होती हैं। अगर मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है एप्पल, ठीक है, वो आईफोन्स प्रोड्यूस करती है। अब उसने एक फैक्ट्री सेटअप की है चाइना में, जहां पे आईफोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या वो जो वहां पे प्रोडक्शन हुआ है चाइना में, उस अमेरिकन कंपनी में या यूएस के जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें रियल जीडीपी की,
तो रियल जीडीपी क्यों, नॉमिनल जीडीपी क्यों नहीं? देखो बहुत सारी बातें हैं जो आपने पढ़ी हैं, बेसिक क्रक्स है ना वो समझो, ठीक है? इकोनॉमिक्स को समझो, इकोनॉमिक्स को याद मत करो, ठीक है? जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, सारे फॉर्मूलेज याद होंगे, इसमें ये ऐड करते हैं, इसमें ये लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन ये वो सब याद किया होगा, पर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो शायद कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। रियल जीडीपी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जीडीपी कितना होगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, द रेट प्रिवेलिंग, जो भी रेट प्रिवेल कर रहा है दैट इज द प्राइस। ये 2017 का है और ये 2018 का है। 2017 का जीडीपी कितना आएगा? 1 लाख। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? या मल्टीप्लिकेशन बताऊं? और 2018 का जीडीपी 4 लाख। इज इट क्लियर? अब जीडीपी बताओ। 1,20,000, 6 लाख। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप क्या बोलोगे, जीडीपी बढ़ा है कि घटा है? यहां पे कितना था? 1 लाख। यहां पे कितना है? 1,20,000। तो मतलब हमारी कंपनी में ग्रोथ हुई है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? ऐसे देख के क्या लग रहा है, जीडीपी देख के, कि ग्रोथ हुई है, बट एक्चुअल में आप सोचो द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे हम 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ 60,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जीडीपी कैन बी वेरी डिसीविंग, हमको धोखा दे सकता है, हमें गलत इंटरप्रिटेशन लाने पे मजबूर कर सकता है। हमें तो क्या लग रहा है कि हमारी कंपनी या हमारी इकोनॉमी कौन से फेज में है? एक्सपेंशन के फेज में है, जबकि एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उसका डाउन टर्न हो रहा है। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के एलिमेंट को अगर हम हटा दें, दैट मीन्स जो आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट प्राइसेस पे ला दें, तब हमें एक्चुअल स्टेट पता चलेगी कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पे हम बेस प्राइस ये लें, मतलब पिछले साल का, तो हमें एक्चुअल स्टेट पता चलेगी। अब जीडीपी कितनी आई? 60,000। तो हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, राइट? दैट इज व्हाई वी कंसिडर रियल जीडीपी एंड नॉट नॉमिनल, ठीक है? ताकि इन्फ्लेशन वगैरह के एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट करके एक्चुअल पोजीशन को देख पाए। चलिए, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, एक डायग्राम जो बना हुआ है, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। मिल गया सबको? देखो, सबसे पहले उसमें एक ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड ग्रोथ या ट्रेंड लाइन, इसका मतलब क्या है? अगर सब चीजें अच्छे से चले, मतलब सपोजेटली कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, तो हमें पता है अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है? फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी का हम होप करते हैं कि वो और ग्रो करेगी। तो अगर कोई फाइनेंशियली साउंड इकोनॉमी है जो कि प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो उसकी ग्रोथ लाइन कैसी होनी चाहिए? बट इतनी स्मूथ लाइंस होती नहीं है,
राइट ये तो क्या है, ट्रेंड है कि ऐसे ग्रो करनी चाहिए अगर कोई नॉर्मली फंक्शनिंग इकोनॉमी है तो। पर एक्चुअल में क्या होता है, रिदमिक फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल क्या है, वेरी गुड। रिदमिक फ्लक्चुएशंस, 4 फेजेस हमने पढ़े थे, नाम पढ़े थे, 4 कौन कौन से थे? जो आपने पढ़ा है पहले आप उसे भूल जाओ, जो आपको अब पढ़ना है आप उसे वो याद रखो, ठीक है। पहला क्या था, एक्सपेंशन और अपस्विंग और रिकवरी। फिर देखो ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, मतलब आप ग्रो कर रहे हो अपस्विंग, राइट। देन यू रीच अ पॉइंट जहां पे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है कि अब इससे ज्यादा, जैसे आपने बोला था ना इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं मिल सकती, तो इससे ज्यादा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, इससे ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं सकती इकोनॉमी की। कैसे क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पहुंच गया, पीक, राइट। पीक, बूम, प्रोस्पेरिटी, कुछ भी बोलो। इसके बाद से क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, दैट इज अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है, ट्रॉफ या डिप्रेशन, एंड देन अगेन रिकवरी और एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये 4 फेजेस होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर दी 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, और आपको कोई भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दे देगा। मे बी आपने इसके नाम पढ़े हैं ना अलग अलग, एक्सपेंशन के साथ और कौन सा नाम है, तो आपको ऑप्शंस में क्या दे देगा, एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिसेशन और डिप्रेशन। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? क्योंकि एक्सपेंशन और अपस्विंग एक ही चीज है, उसी का बस एक नाम है, सिनोनिम है, ठीक है। सो ऐसे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको बोला एक्सपेंशन में और पीक में दोनों में बूम लिखा हुआ है, बट आप किसको कंसिडर करोगे, पीक को, ठीक है। एक्सपेंशन के बूम को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कोई आपको रूल्स नहीं है कि हाँ ये क्यों बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, कॉमनली तो बूम बस्ट हम बहुत चीजों को बोलते हैं, ठीक है। पर आपको जो पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि एक्सपेंशन इज नॉट बूम, पीक इज बूम, ठीक है। चलिए अब एक एक हम फेज को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन पे आ जाओ। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
देखो कभी भी अगर कोई अच्छा फेज आएगा इकोनॉमी का तो कुछ चीजें क्या होती हैं, इंक्रीज होती है, और कभी भी अगर कोई बुरा फेज आएगा तो कुछ चीजें डिक्लाइन होती है। जो जनरल चीजें होती हैं दैट इज कोड इज पी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हम कब ज्यादा स्पेंड करेंगे, अच्छे फेज में कि बुरे फेज में? जब पॉकेट में पैसा ज्यादा होता है तभी खर्चा भी ज्यादा होता है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, खर्चा क्या करेंगे, राइट? आउटपुट, आउटपुट कब ज्यादा होगा, नेशनल आउटपुट। कब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, जब आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, राइट? डिमांड, लोग कब डिमांड, अगर हम खर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर डिमांडिंग, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इकोनॉमी की बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कब ज्यादा होंगी, ड्यूरिंग रिसेशन? नहीं, रिसेशन में क्या होती है, जॉब चली जाती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कब और ग्रो करती हैं, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। इन्वेस्टमेंट, अगेन पैसा ज्यादा होगा हमारे पास तो हम इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, बैंक लोन ज्यादा देगा, क्रेडिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट्स या इनकम्स बढ़ेंगी। तो ये सारी जनरल चीजें हैं कि ये सारी चीजें ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्सपेंशन क्या होती हैं, बढ़ती हैं या एक्सपैंड करती हैं। It is characterized by increase in national output, employment, aggregate demand, capital and consumer expenditure, sales, profits, rising stock prices and bank credit. ठीक है? The state continues till there is full employment of resources. अब देखो अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि क्या हो, कोई भी डाउनटर्न आए या कभी भी हमारा बिजनेस नीचे गिरे, हम चाहेंगे कि वो ग्रो करता जाए। बट सबसे पहली चीज जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी वो क्या पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द फेस ऑफ स्कैर्सिटी। मतलब हमारे वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, पर हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं या लिमिटेड हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लेंगे। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है, हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, लोग डिमांड करते जा रहे हैं, हम बेचते जा रहे हैं, हमारी सेल बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पर कब तक? एक बूम कंडीशन आएगी, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हमको इनपुट भी तो चाहिए, हमको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल हमको कितना मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा, और वो क्या है, लिमिटेड है, वो स्केर्स है, ये चीज हमें पता है, ठीक है? तो एक स्टेज आएगी जब हमारे रिसोर्सेस क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जिस चीज की कमी होती है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते हैं। जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल है उसका क्या है, उसके तो प्राइसेस और घट जाएंगे। तो इनपुट, ये हमारी फैक्ट्री है, हम इनपुट लेते थे, प्रोड्यूस करते थे और आउटपुट क्रिएट करके हम सेल करते थे। ये इनपुट बस इतना ही है, ठीक है? इतना हमने ले लिया, बस इतना सा बचा है। तो अब क्या होंगे, इसके प्राइसेस राइज होंगे। अगर इनपुट के प्राइसेस राइज होंगे तो क्या आउटपुट के भी प्राइसेस राइज होंगे? पहले हमको रॉ मटेरियल मिल रहा था 2 रुपए का, अब मिल रहा है 10 रुपए का, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा या आउटपुट होगा उसका भी प्राइस हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या कंज्यूमर्स जो पहले हमारे गुड्स को डिमांड कर रहे थे आज भी उतनी ही डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। उनकी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट्स पे हो जाएगी, या फिर अगर हम कहें कि मे बी अगर हम ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, से सपोजेडली या लग्जरी गुड्स बना रहे हैं, कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अब लोग क्या करेंगे, वो डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम तो क्या है, फिक्स्ड है। उनकी अगर 1 लाख की इनकम है तो 1 लाख की ही है। हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्सीड हो गई,
तो उनको अपनी नेसेसिटीज तो पूरी करनी ही करनी है, राइट? तो क्या होगा, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? एक पॉइंट आएगा जब इनपुट के प्राइसेस बढ़े तो हमने आउटपुट के भी प्राइसेस बढ़ा दिए, आउटपुट के प्राइसेस बढ़ा दिए तो हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई, राइट? डिमांड स्टैग्नेट हो जाएगी एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा, एक पीक पॉइंट पहुंचा और फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। होगा कि नहीं होगा ये? तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन फेज की, एक्सपेंशन फेज मतलब ऑल गुड, ठीक है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं होता है, सब चीज क्या होगा, अच्छा अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मतलब क्या है, आप सब एम्प्लॉयड हो जाओगे? मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही नहीं तो क्या मैं एम्प्लॉयड हो जाऊंगी? क्या हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट 100% है, हर कोई काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा। दैट मीन्स कौन सा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या कौन सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? छोड़ो स्किल्ड अनस्किल्ड, मैं आपको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हमें काम करना ही नहीं है। वॉलेंटरी मतलब हमारी इच्छा से, राइट? वॉलेंटरी मतलब हम वॉलेंटियर कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू वर्क। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आई डोंट वांट टू वर्क। तो अगर मैं काम करना ही नहीं चाहती तो व्हाई विल समबडी एम्प्लॉय मी, राइट? और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? Those who want to work but cannot find work, ठीक है? तो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे हो सकता है? होगा एक्सपेंशन के फेज में। फिर से एक बार सोचो, देखो ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं। एक्सपेंशन के फेज में वेयर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, ऐसे टाइम में कौन से लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे? ओनली दोज पीपल हु डोंट वांट टू वर्क, दैट मीन्स हु आर वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल नहीं करेगा, ठीक है? अब एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट प्रिवेल इन एक्सपेंशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल? तो एकदम से कंफ्यूजन होता है, उसमें दे दिया वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? चेंज। अगर किसी ने जॉब स्विच की है, ठीक है, जॉब चेंज की है, बीच में हम जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हम क्या है, जॉब स्विच किए तो हम उस टाइम को थोड़ा सा देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमें कौन सी जॉब में जाना है। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है एक्सपेंशन फेज में, राइट? कोई भी जॉब स्विच कर सकता है, राइट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर इकोनॉमी में होते हैं, मान लो कोई इंडस्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई, या उसमें कोई एडवांसमेंट आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उसमें वही टैलेंट है। मतलब क्या है, हमारी स्किल मैच नहीं कर रही है, हमने जो सीखा था वो अब दूसरी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं है और वो इंडस्ट्री बंद हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरी इंडस्ट्री का काम सीखने में हमें थोड़ा समय लगेगा, हमें उसको अडाप्ट करने में, उनको हमें अडाप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। सो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर सकता है कि नहीं ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्सपेंशन? क्यों स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकते? स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है? स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में क्यों नहीं इकोनॉमी चेंज कर सकती है?
नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लोजिंग डाउन हिज बिजनेस, मे बी कोई भी एडवांसमेंट हो गया, मशीन सेटअप हो गई, लेबर काम करता था, एडवांसमेंट हो रहा है, अब हमें लेबर की जरूरत नहीं है, तो उस लेबर को तो वही काम आता था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यू कैन ऑलवेज गो टू दी अदर इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट है, बट वो काम हमें आता नहीं है, तो वो काम सीखने में, वो काम अडाप्ट करने में हमको टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्सपेंशन? यस और नो? पॉसिबल है। तो कौन कौन से तरीके के हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट इस पर्टिकुलर फेज में नहीं होगा? बेसिक बात, ठीक है, जनरल बात कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्सपेंशन अनएम्प्लॉयमेंट वोंट बी देयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, पर किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट कैन स्टिल प्रिवेल? फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड वॉलंटरी, ठीक है। देखो आपको लिखा भी हुआ है वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट, एक जगह कहीं लिख लो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल। इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट निल। कब? एक्सपेंशन के फेज में। मतलब जो चाहता है काम करना उसको काम ना मिले ऐसा नहीं होगा, जिसको खुद ही काम करने की इच्छा नहीं है तो वो तो घर ही बैठेगा। Then whatever unemployment is there is either frictional or structural, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ना, there is altogether increasing prosperity, हर चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो prosperity होगी ही होगी। People enjoy high standard of living, high standard of living कैसे वो enjoy करते हैं? इनकम बढ़ती है, पैसा बढ़ता है तो क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस, प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम्स, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो इतने सारे टर्म्स हैं, इसलिए बेसिकली हमने कोड इज पी बनाया हुआ है कि ये चीजें क्या होती हैं? बढ़ती है। ये लिख लिया है, एक जगह कहीं लिख लो ताकि शॉर्ट में आपको याद रहे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेशनल आउटपुट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, स्टॉक प्राइसेस, प्रॉफिट्स, इनकम्स। लिख लिया सबने? चलिए, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? एक्सपेंशन फेज। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज दैट इज पीक। पीक को हम और क्या बोलते हैं? बूम। और नथिंग, टर्न योर पेजेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और एक्सपेंशन को हम और क्या बोलते हैं? अपस्विंग, रिकवरी, ठीक है। पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी। अब पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ पहुंच चुके हैं हम। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ कैसे पहुंचेंगे? जो हमने डिस्कस किया था कि इनपुट्स क्या होंगे? एक लेवल पे आके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो वही दिया हुआ है। पीक refers to the top or the highest point of the business cycle. Inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input prices increase. Inputs क्या हो गए? आप short हैं तो उनके prices बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? Output के भी prices बढ़ जाते हैं, पर हमारी income तो क्या है? Fixed है, ठीक है। Fixed income earners बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी income को utilize करेंगे necessities की तरफ। वो ये ड्यूरेबल गुड्स या हाउसिंग ये सब तो नहीं ले पाएंगे, यस और नो? अच्छा,
अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि ये जो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है ये किस पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, आटा है, ऑडी और आटा, मतलब क्या चीज ज्यादा सेंसिटिव होगी बिजनेस साइकिल, या बिजनेस साइकिल को लेके क्या चीज ज्यादा सेंसिटिव होगी? श्योर? मतलब अगर आप एक्सपेंशन फेज में रहोगे तो आप ऑडी खरीदोगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहोगे तो आप ऑडी नहीं खरीदोगे। हाँ नहीं, इट गोज विद ऑडी ना, इसलिए ऑडी आटा। ठीक है, मतलब बेसिक हमारी जो नेसेसिटी है दैट इज फूडिंग है या फिर फ्लोर है, जो चीजें हमें एक्सपेंशन फेज में भी चाहिए और कॉन्ट्रैक्शन फेज में भी चाहिए। हम कितने भी डिप्रेशन में चले जाएं, मे भी हम पिज्जा बर्गर नहीं खाएं पर रोटी सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, राइट, बॉडी को चलाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू दी फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, तो आप कौन से गुड्स बोलोगे? लग्जरी गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हो, कैपिटल गुड्स बोल सकते हो। कैपिटल गुड्स मतलब क्या होंगे कि हम बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप नहीं करेंगे पर नेसेसिटीज तो हमें चाहिए ही होंगी। ठीक है, जो छोटी छोटी क्वेश्चंस हम बताते चाहते हैं ना वो आप ध्यान में रखना कि ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। Consumers review their expenditure and actual demand stagnates. अब देखो रिव्यू देयर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, तो कौन से एक्सपेंडिचर को एक्चुअली रिव्यू करते हैं? नेसेसिटीज वाले नहीं, क्योंकि नेसेसिटीज तो उनको करनी ही करनी है, वो आटा तो खरीदना ही पड़ेगा, पर क्या होगा, ऑडी नहीं खरीदेंगे, नए नए घर नहीं बनवाएंगे, बिकॉज अब उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ एक्सपेंशन, यहां पे एक्सपेंशन फेज खत्म हो गया। Economic growth has reached a point where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction. तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई और उसके बाद हमारा डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हुआ? इनपुट्स हमारे एग्जॉस्ट हो गए, आउटपुट के प्राइसेस बढ़ गए, लोगों ने डिमांड कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? डिमांड कम होगी तो सप्लाई क्या होगा? डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। इतनी कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? कॉन्फिडेंस से बोलो। सबसे पहला फेज हमने डिस्कस किया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या चीजें बढ़ती हैं? कोड इज पी, सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ओ आउटपुट, डी डिमांड, ई एम्प्लॉयमेंट, आई इन्वेस्टमेंट, एस स्टॉक प्राइसेस, पी प्रॉफिट, प्रॉफिट्स इनकम्स कुछ भी आप बोलो, ये चीजें बढ़ती हैं। पीक पे क्या होता है? इनपुट्स हमारे एग्जॉस्ट हो गए, उसकी वजह से हमारे आउटपुट बढ़ा और डिमांड हमारी क्या हो गई? स्टैग्नेट हो गई। डिमांड अब लिमिट हो गई किस चीजों की? ड्यूरेबल गुड्स की, हाउसिंग गुड्स की, लग्जरी गुड्स की, राइट? इतनी चीजें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट कम्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारा थर्ड फेज कौन सा है? कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन को हम और क्या बोलते हैं? रिसेशन और डाउन स्विंग. सो कॉन्ट्रैक्शन और डाउन स्विंग और रिसेशन. During contraction, there is a fall in levels of investment and employment. जो हमने पढ़ा था ना, कोड इज पी, वो सारा क्या होता है? कम होता है. एक्सपेंशन में वो सारा बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में वो सारा कम होता है. प्रोड्यूसर्स स्टिल एंटिसिपेट. अब देखो, जब आपका इतना अच्छा टाइम चलता है ना, तो आपको लगता है नहीं, मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता. So even if your inputs have exhausted, आपको दिख रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि अभी लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. एकदम से कैसे छोड़ देंगे? कुछ तो खरीदेंगे. तो अभी भी हम क्या एंटिसिपेट करते रहते हैं कि हमारी डिमांड आएगी आएगी. जैसे एक दिन आपने 1 लाख की सेल की, अगले दिन क्या आप सोच सकते हो कि 0 रुपए की सेल होगी? 0 रुपए की होने के बावजूद आपको लगेगा अरे आज कुछ हो गया होगा, राइट? कल तो फिर से होगी, फिर कल 0 रुपए की हुई, नहीं आज भी कुछ हो गया होगा, कल क्या होगा? कल लोग आएंगे, जरूर आएंगे, राइट? हम क्या रहते हैं, स्टार्टिंग में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमें लगता है कि अभी लोग डिमांड करेंगे. तो उसी चक्कर में क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स स्टिल एंटिसिपेट हायर लेवल्स ऑफ डिमांड एंड देयरफॉर मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एकदम से वो बंद नहीं करते, अभी भी कंटिन्यू करते हैं कि क्या पता डिमांड आएगी आएगी. इससे क्या होता है, एक मिसमैच हो जाता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड तो क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, पर सप्लाई हमारा अभी भी उतना ही है, सप्लाई हमने कम नहीं किया है. सो एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गए हैं, जबकि डिमांड उसकी कुछ नहीं है. So supply far exceeds demand. अब क्या होता है, कभी भी अगर रिसेशन आ रहा है तो आप देखोगे पहले एक इंडस्ट्री में आता है और फिर वो बाकी सारे सेक्टर्स में स्प्रेड हो जाता है. प्रोड्यूसर्स होल्ड बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स. एक दिन देखा हमने डिमांड नहीं आई, दूसरे दिन देखा डिमांड नहीं आई, तीसरे दिन देखा डिमांड नहीं आई, सप्लाई इतना ज्यादा है, तो इससे प्राइसेस क्या होंगे, घट जाएंगे, प्राइसेस घट जाएंगे. तो प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा है, अब उनको लॉसेस होने लगते हैं. तो क्या वो फर्दर अपने ऑर्डर्स जो उन्होंने प्लेस किए थे और ऑर्डर प्लेस करेंगे या एग्जिस्टिंग वाले कैंसिल करेंगे? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूं? अगर मेरी कोई फैक्ट्री है और इनपुट के लिए मैंने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, तो ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स मैं कैंसिल करूंगी या फ्रेश ऑर्डर्स प्लेस करूंगी? एग्जिस्टिंग कैंसिल करेंगे, राइट? तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करने लगते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम करने लगते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, मेरा बिजनेस तो क्या हो रहा है, अब कम होता जा रहा है. अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाती, सेल बढ़ती जाती, तो आप एक्सपैंड करने की सोचते. आपकी सेल्स घट रही हैं तो आप क्या करोगे, मे बी आप बगल वाली शॉप हायर करने वाले थे, आपकी फैक्ट्री में उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था जितना लोगों की डिमांड थी. अब क्या आप वो फैक्ट्री खरीदोगे या वो शॉप खरीदोगे? नहीं. अब क्या करोगे, आप वो कैंसिल करोगे, सोचोगे कि निकाल दें, अपना पैसा क्यों फंसाएं, राइट? तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हम होल्ड कर देते हैं, हम फर्दर कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं. This in turn generates a chain of reactions in the input markets, and producers of capital goods and raw materials in turn respond by cancelling and curtailing their order. Is it clear? Decrease in input demand pulls input prices down. Income of wage and interest earners gradually decline, resulting in decreased demand for goods and services. Producers lower their prices in order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations. क्या हो रहा है, इनपुट प्राइसेस कम हुए, उससे क्या हुआ, इनपुट प्राइसेस कैसे कम होंगे, पहले ये बताओ.
डिमांड घट गई, राइट, तो क्या होगा, इनपुट के भी प्राइसेस घट जाएंगे। हम भी सोचेंगे कि हमारे पास इतना सप्लाई बचा है तो हम क्या करें, कम रेट में निकाल दें। आपने सेल देखी है ना, सेल लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि उनके पास इतना स्टॉक होता है, वो सोचते हैं कि क्लियर कर दे, तो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगती है। अब देखो, कभी टिपिकल हाउस होल्ड लेडीज को आपने ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए देखा है, या ग्रोसरी छोड़ो सब्जी की शॉपिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा है? जाके अपनी मम्मियों से पूछना। मटर लेने गई सपोजेडली, ठीक है, एक वेंडर से पूछा कि ये मटर कैसे हैं, उसने बोला 40 रुपए किलो। अरे आगे देखते हैं, आगे पहुंच जाएंगी, आगे पहुंची, ये मटर कैसे हैं, 30 रुपए किलो बहन जी ले लीजिए। नहीं नहीं, आगे और सस्ता मिलेगा, और आगे पहुंच गए 20 रुपए किलो, अभी और मिलेगा, और आगे पहुंच गए 10 रुपए किलो। अभी भी क्या सोचती हैं कि शायद और मिलेगा, तो क्या फ्री में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बट क्या होता है हमारी मेंटालिटी, इनफैक्ट हर एक कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या होती है, अभी तो और घटेगा, और सस्ता मिलेगा। अगर रिसेशन का फेज आ रहा है, हमें दिख रहा है कि सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, स्टॉक प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मार्केट क्रैश करता हुआ दिख रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम सस्ते सस्ते स्टॉक्स खरीद ले या शेयर्स में इन्वेस्ट कर ले, तो हमें क्या लगता है हर दिन, अभी और कम होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोना। अगर गोल्ड के रेट्स कम होते हैं और किसी को ज्वेलरी खरीदनी होती है, तो वो क्या सोचता है, अभी तो और कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, वो अपने आउटपुट प्राइसेस कम कर रहे हैं कि आप ले जाओ, हमारे पास बहुत एक्सेस स्टॉक है, पर फिर भी कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, अभी और कम होगा, इसलिए वो खरीदते नहीं हैं। कंज्यूमर्स इन देयर टर्न एक्सपेक्ट further decrease in prices and postpone their purchases, ठीक है। इससे क्या होती है, पूरी डिमांड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, they don't want to buy, even with the reduced prices they are not willing to buy। तो इससे क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, इससे फर्दर गैप जो सप्लाई और डिमांड के बीच में होता है ये बढ़ जाता है और वाइडन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, और ज्यादा रिसेशन आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, इनकम्स डिक्लाइन, डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स सब डिक्लाइन होता है। जो हमने पढ़ा था कोड इज, वो सब क्या हो रहा है, अब डिक्लाइन हो रहा है। बिजनेसमैन बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, अब उनको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनका सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है एंड दे गो इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये थर्ड फेज हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और अब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जब डिप्रेशन या ट्रफ, कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। सो लास्टली ट्रफ एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, इट इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ रिसेशन, ठीक है। एक्सट्रीम रिसेशन को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। वहां पे तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कम होती जा रही है। यहाँ पे तो क्या होता है, नेगेटिव चली जाती है, ठीक है। वहां पे क्या हो रही थी, ग्रोथ आपकी कम हो रही थी, यहाँ पे नेगेटिव चली गई। ग्रोथ रेट, depression is the severe form of recession and is characterized by extremely sluggish economic activities. sluggish मतलब क्या होता है, sluggish मतलब होता है धीरे चलने वाली, और यू कैन से स्लो मूविंग। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ग्रोथ रेट becomes negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. Processes are at their lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down several production facilities. मतलब क्या हुआ, हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया। पहले हमारी कंपनी ग्रो कर रही थी बहुत अच्छे रेट से, इकोनॉमी मतलब मे बी 10%, 20%, फिर क्या हुआ
धीरे धीरे कम होने लगा 15, फिर अगर यहाँ पे 20% से ग्रो की तो यहाँ क्या होने लगा, मे बी 15, 10, और उसके बाद इस फेज में आई तो क्या होगा, अब ग्रो नहीं कर रही है, अब वो इनफैक्ट बैकवर्ड्स जा रही है। दैट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया कि जहां तक हम पहुंचे थे उसके भी हम पीछे चले गए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा यहाँ पे, कौन सी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रिवेल करेगा, वॉलेंटरी तो होगा ही होगा, क्योंकि जिसको नहीं काम करना है वो तो कभी भी नहीं काम करेगा, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप देख रहे हो हर चीज के प्राइसेस घट गए, फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी, सब तो क्या हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं सारे बिजनेसमैन, राइट, तो कौन काम करेगा। There is mounting unemployment which leaves the consumers with very little disposable income. बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे कि ज्यादा, कम होंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या हम अपना पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, पैसा पहली बात तो है ही नहीं हमारे पास, और जो थोड़ा बहुत है उस पर इतना सा इंटरेस्ट लेके हम करेंगे क्या। तो उससे क्या होता है, हमारी कैश रखने की आदत ज्यादा हो जाती है, तो जो कैपिटल है इकोनॉमी का वो सर्कुलेशन में आता ही नहीं है, बैंक के पास पैसा नहीं बचता है क्रेडिट देने के लिए, लोग लेते नहीं हैं, राइट। तो इकोनॉमी आप सोचो जरा, थोड़े लार्ज लेवल पे सोचो तो क्या हो जाएगी इकोनॉमी की हालत। The demand for credit declines because investors' confidence has fallen. Industry especially, अच्छा इसको हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो, industry especially capital and consumer durable goods industry suffer from excess capacity. जो अभी हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या कैपिटल गुड्स होते हैं, वो क्या होंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज ज्यादा सेंसिटिव होंगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लार्ज नंबर ऑफ bankruptcies and liquidations significantly reduce the magnitude of trade and commerce. It is a very agonizing period causing lots of distress for all. तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा फेज, रिसेशन। रिसेशन कौन से फॉर्म का, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन, दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, रिसेशन तो क्या था, कॉन्ट्रैक्शन को हम रिसेशन बोल रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होता है, कोड इज पी, हाई होता है, राइट। सेकेंड हमने डिस्कस किया पीक, पीक में क्या होता है, इनपुट प्राइसेस, इनपुट्स क्या होते हैं हमारे, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इनपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के पास पैसा नहीं होता है, डिमांड स्टैग्नेट हो जाती है। और एक डिमांड स्टैग्नेट हो गई मतलब क्या हो गया, अब इससे ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी, एक लेवल पे आके ग्रोथ स्टेबलाइज हो गई और रुक गई। उसके बाद कौन सा फेज शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, डिमांड स्टैग्नेट हो गई तो अब क्या, प्रोड्यूसर्स को अभी भी लगता है कि लोग शायद डिमांड कर ले तो वो सप्लाई देते जाते हैं, तो सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। उसके बाद क्या होता है, फिर वो प्राइसेस कम भी करते हैं पर लोगों को क्या लगता है अभी और कम होगा, तो उसके बाद भी वो नहीं खरीदते हैं, तो अगेन सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप क्या होता है और बढ़ जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, फर्दर इकोनॉमी रिसेशन में जाती जाती है। जो कोड एस पी हमने पढ़ा था वो सारा क्या होता है, डिक्लाइन करने लगता है, एंड देन इट गोज इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन या फिर ट्रफ जो लास्ट फेज है उसमें हमने क्या पढ़ा, सारी एक्सट्रीम चीजें होती हैं, ठीक है, सारी एक्सट्रीम चीजें होती हैं। अब आता है रिकवरी। रिकवरी क्या है, इट इज नथिंग बट एक्सपेंशन, है ना, कि यहां से फिर से क्या होगी, इकोनॉमी उठेगी और ग्रो करेगी।
लोगों को काम नहीं मिल रहा था, सारे के सारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। आपको क्या लगता है जो एम्प्लॉयड होंगे भी, प्रोड्यूसर्स मतलब जो हैं प्रोड्यूसर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं, जिन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, उन्होंने जो वर्कर्स एम्प्लॉय कर भी रखे हैं, उनको वो क्या वेजेस दे रहे होंगे? ड्यूरिंग जो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन था, ड्यूरिंग डिप्रेशन, इनपुट प्राइसेस, इनपुट क्या होता है? क्या इनपुट हम सिर्फ रॉ मटेरियल को बोलेंगे या मैन पावर और लेबर को भी बोलेंगे? लेबर को भी बोलेंगे, लेबर भी इनपुट होता है, वो भी तो लिमिटेड है, वो भी तो रिसोर्स है, स्केर्स है, राइट? तो इनपुट प्राइसेस ड्यूरिंग डिप्रेशन हाई होते हैं कि लो होते हैं? इनपुट प्राइसेस ड्यूरिंग डिप्रेशन हाई होते हैं या लो होते हैं? लो होते हैं। लोगों को, हम कोई किसी को चाहिए ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, तो क्या होंगे? प्राइसेस ऑब्वियसली लो होंगे। लेबर के भी प्राइसेस क्या होते हैं? लो होते हैं। वेजेस बहुत कम मिल रही हैं कि नहीं? और बहुत सारे लोग इतनी कम वेजेस भी नहीं पा रहे हैं, दे आर गोइंग अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये तो सबसे बुरी कंडीशन थी। अब सोचो, इमेजिन करो अगर महीनों आप जॉबलेस घूमो, ठीक है, आपके पास एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड फॉर मंथ्स यू आर जॉबलेस, कोई आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या करोगे? या ये 5,000 रुपए की जॉब एक्सेप्ट करोगे? कितने दिन नहीं करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल? देयर विल बी अ पॉइंट कि आपको लगेगा कि ये ही एक्सेप्ट हमें कर लेनी चाहिए, भले ही हमारी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं कर रही है या जो भी है, तो लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट? अब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास क्या हुआ? अच्छे लोग आए, हमारे पास भी क्या हुई? जो हम अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, 0 से 5,000 पे तो आए, कुछ तो हमारे पास पैसा आया स्पेंड करने के लिए, तो धीरे धीरे हमारी क्या होगी? इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। यहाँ पे भी आया तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम आएगी तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो वो ही जो कोड इज पी था वो क्या होगा? फिर से इंक्रीज होगा, और फिर से इंक्रीज होके वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे रिसोर्सेस, तो फिर वो डिक्लाइन होगा। It reaches the lowest level of economic activity called trough and then starts recovering. Pervasive unemployment forces, pervasive मतलब क्या होता है? Everywhere, widely spread, ठीक है? Unemployment forces the workers to accept wages lower than the prevailing rates. जो मिल रहा है वही कर लो, कम से कम कुछ तो आएगा. A time comes when business confidence takes off. अब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं, इतने ज्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. पर कब तक डिप्रेशन में आप रहोगे? कभी ना कभी तो रिवाइव करोगे, लगेगा नहीं ये मे भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या कोई नया आइडिया आ गया आपके दिमाग में, तो लगा नहीं अब हमारा बिजनेस क्या हो सकता है? उठ सकता है. तो वो फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो हम क्या करते हैं? टेक ऑफ करते हैं. Consequently, they start to invest again and to build stocks. Banking system starts expanding credit. Technological advancements require fresh investments into new types of machines and capital goods. Employment increases, aggregate demand picks up and prices gradually rise. ठीक है, code is P, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. As investment rises, production increases, employment improves, income improves, consumers begin to increase their expenditure. ठीक है, तो सारी चीजें वापस बढ़ रही हैं. यही तो हमने पढ़ा था एक्सपेंशन फेज में, और तो कुछ नहीं पढ़ा था. पर क्योंकि हमने एक्सपेंशन से शुरू किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिप्रेशन से शुरू कर रहे हैं कि डिप्रेशन से एक्सपेंशन के फेज में हम कैसे जाते हैं. इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस साइकिल. 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बिजनेस साइकिल के. कौन कौन सा था? एक यूके का और एक चाइना का. यूके का ग्रोथ किस ईयर में था? 1920. और चाइना का
recent economic slowdown, right? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? The 4 phases of business cycle. कौन से 4 फेज होते हैं? एक्सपेंशन और नहीं, एक्सपेंशन का नाम अपस्विंग और रिकवरी, ठीक है. सेकेंड पीक और प्रोस्पेरिटी. थर्ड कॉन्ट्रैक्शन और डाउनस्विंग और रिसेशन. और फोर्थ ट्रफ या फिर डिप्रेशन. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता सकते हो. क्या बिजनेस साइकिल्स एक तरीके की होती हैं? जैसे जैसे हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्या एक्चुअल में 4 दिन की चांदनी होती है या वो 40 दिन भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं. तो क्या आपको लगता है कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे होता है या इसका पीरियड डिफाइन होता है या टाइमिंग डिफाइन होता है, कुछ डेफिनेट होता है? नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. हाँ, इतना जरूर होता है कि एक साइकिल बनी रहती है. ठीक है, कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा. कब होगा, कितने टाइम में होगा, किस पैटर्न पे होगा, किस ट्रेंड पे होगा, हमें कुछ नहीं पता. बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली. मिल गया ना सबको? फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स. Although they do not exhibit the same regularity. अंडरलाइन करते जाना, occur periodically. सेकेंड में अंडरलाइन करना, लेंथ नॉट डेफिनेट. लास्ट लाइन में द लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डेफिनेट, तो लेंथ नॉट डेफिनेट. डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं और उनकी लेंथ क्या होती है, कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, कभी भी डेफिनेट नहीं होती है. जैसे आप नहीं बता सकते कि आज मैं 2 दिन अगर खुश हूं तो 2 दिन में दुखी रहूंगा. 4 दिन खुश हो सकते हो, 1 दिन दुखी हो सकते हो. दुखी रहोगे कभी ना कभी, खुश रहोगे कभी ना कभी, बट कब और कितना ये हम नहीं बता सकते. बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज. अब फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमीज बेसिकली वो इकोनॉमीज होती हैं जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सब कुछ कंट्रोल करना है तो क्या होगा, गवर्नमेंट जनरेट कर देगी. यहाँ पे तो क्या है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं ना, मार्केट फोर्सेस, तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमीज में होता है. दे आर परवेसिव एज वेल. परवेसिव क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वाइड स्प्रेड. That means disturbances in one or more sectors get easily transmitted to other sectors. एक इंडस्ट्री में अगर रिसेशन आया तो धीरे धीरे आप देखते हो कि सब जगह आ जाता है. इनफैक्ट ये ग्लोबली भी होता है. अगर हम देख रहे थे कि चाइना में रिसेशन आए और बहुत ही बुरा रिसेशन आए तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज को इफेक्ट करेगा. Although all sectors are adversely affected by business cycle, कौन से sectors हैं which are disproportionately affected? कौन से sectors हैं जो ज्यादा sensitive होते हैं? कौन सी industries होती हैं जो ज्यादा sensitive होती हैं? Capital goods, durable goods, luxury goods. एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या वो ज्यादा इफेक्ट होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो ज्यादा प्रोन होगा टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, आटा, बेसिक नेसेसिटी.
Business cycles are exceeding complex phenomena. They do not have uniform characteristics and causes. They are caused by varying factors. अभी हम पढ़ेंगे causes of business cycle कि क्यों ये business cycle या rhythmic fluctuations होते हैं. पर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप बता सकते हो कब इकोनॉमी एक्सपैंड करने लगती है, उसके क्या causes हो सकते हैं? नहीं बता सकते. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कब आप पास होगे? जब पढ़ोगे, राइट? और जब नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? आई डोंट इवन वांट टू से दैट. ठीक है, पर जब पढ़ोगे तो पास होगे. तो सेम तरीके से सोचो कि मे बी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सपेंशन होगा, राइट? गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाल दी, ठीक है, आईसीएआई ने एक नई स्कीम निकाल दी कि पासिंग क्राइटेरिया 20% हो गया, तो चांसेस आपके क्या हो गए? एक्सपेंशन के फेज में जाने के बढ़ गए. वैसे ही गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी, ठीक है, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो इकोनॉमी के एक्सपेंशन के फेज में जाने के चांसेस बढ़ गए. सो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, वी विल डिस्कस इट. रिपरकशंस, रिपरकशंस मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, इसको अंडरलाइन करके लिख लो. Consequences of business cycles get simultaneously felt on nearly all economic variables. बिजनेस साइकिल में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? रियल जीडीपी, कि रियल जीडीपी हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. पर इसके साथ साथ जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, जो हमने पढ़ा कोड एस पी, राइट, वो भी अप डाउन होता है. बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक कंट्री में होता है तो वो सारी कंट्रीज में फैल जाता है. एंड दे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ सोसाइटी. अब देखो इस पे क्वेश्चन ना ऐसे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल. तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक उसका फीचर नहीं होगा. अब जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो ना, 99% चांसेस हैं कि आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो लैंग्वेज है, भले ही आप समझ कुछ और रहे हो और सही समझ रहे हो, फिर भी ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना, इसी को यूज करो अपने बार बार पढ़ने में या फिर याद करने में, बिकॉज क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज पे पूछे जाते हैं, मतलब इसी सेंटेंस की फ्रेमिंग की तरह पूछे जाते हैं. चलिए, लेट्स कम टू इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. वो आपने अंडरलाइन नहीं किया ना, एक ही पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराया ना, अकर पीरियोडिकली. अच्छा, अकर पीरियोडिकली, लेंथ नॉट डेफिनेट, फ्री मार्केट इकोनॉमीज, परवेसिव, कैपिटल एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर प्रोन, not uniform characteristics and causes, consequences on all economic variables, contagious and international, and serious consequences on well-being. तो अगर फीचर्स की हम बात करें तो क्या क्या है? फर्स्ट इज अकर पीरियोडिकली, सेकंड
लेंथ नॉट डेफिनेट, थर्ड जो अंडरलाइन कराया है ना वही बोलो, इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड परवेसिव, फिर कैपिटल एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर प्रोन, फिर not uniform characteristics and causes, then consequences on all economic variables, फिर contagious and international, and lastly serious consequences on well-being of society. चलिए let's come to indicators. देखो पहले एक बेसिक आइडिया लो कि हम इंडिकेटर्स क्या चीज बात कर रहे हैं। इंडिकेटर्स मतलब क्या, जो कुछ इंडिकेट करता हो, राइट। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इंडिकेटर मतलब क्या होता है, कुछ इंडिकेट कर रहा हो, किसी तरफ इशारा कर रहा हो, राइट। दो बेसिकली इंडिकेटर होते हैं, ऑल्दो आपको 3 पढ़ने हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग। लीड करना मतलब क्या होता है, आई एम लीडिंग द टीम, मतलब मैं टीम के आगे चल रही हूं। लैगिंग मतलब क्या होता है, आई एम लैगिंग बिहाइंड, मैं टीम के पीछे चल रही हूँ, टीम निकल जाती है उसके बाद मैं आती हूँ, राइट। सो लीडिंग और लैगिंग आप समझते हो। लीडिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर हमको ये बताता है कि आगे क्या होने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर हमको ये बताता है कि क्या हो चुका है। सपोजेडली आपका एक टारगेट है टू रीच ऑफिस एट 9 AM और सबसे पहले आप लेट उठते हो, ठीक है। आपने जो अलार्म लगाया था आप वो मिस कर देते हो और लेट उठते हो। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अगर आप लेट उठे हो तो क्या आप ऑफिस टाइम से पहुंच पाओगे? देयर आर 2 phases, एक ऑन टाइम पहुंचोगे एंड एक नॉट ऑन टाइम, ठीक है। और सबसे पहला एक इवेंट दैट इज लेट उठना किस तरफ इशारा करता है, ऑन टाइम या नॉट ऑन टाइम? नॉट ऑन टाइम। सो ये क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमको बता रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट। ऐसे ही आपको ट्रैफिक जैम मिल गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगेन मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा। अगेन ये हमें इशारा दे रहा है कि हम इस फेज में एंटर करने वाले हैं। वहीं पे अगर हम लैगिंग इंडिकेटर की बात करें तो अगर हमने अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोल के देखा, या बायोमेट्रिक होती है ना, हमने पंच किया है तो उसमें टाइम आता है, तो वो अगर हमने खोल के देखा तो हमें क्या पता चला उससे कि हम टाइम पे नहीं पहुंचे थे, राइट। लैगिंग इंडिकेटर व्हाट हैज हैपेंड वो हमें बता रहा है, ठीक है। अब अगर हम बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो इशारा करते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी से फॉर एक्सपेंशन फेज में जाने वाली है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना बादल, काले बादल हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, बारिश होने वाली है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो भी सकता है कि हम टाइम पे पहुंचे,
या नहीं भी हो सकता है कि हम टाइम पे पहुंचे, राइट? तो इट कैन बी मिसलीडिंग। ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं दे कैन बी मिसलीडिंग। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, पर ये जो ट्रेंड कंफर्म करते हैं ये तो क्या होते हैं, मोर और लेस एक्यूरेट ही होते हैं, क्योंकि ये तो होने के बाद हमको बता रहे हैं कि हो गया है, तो दैट हैज एक्चुअली हैपेंड, राइट? अगर हमारे स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, मे बी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सपेंशन फेज में जा सकती है, बट क्या ये श्योर है कि ये जाएगी? अगले दिन स्टॉक प्राइसेस नीचे, राइट? तो हम नहीं कह सकते कि ये कंफर्म ऐसा होता है, बट ये एक तरीके से इशारा करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Economists use changes in a variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed, and these are called as indicators. ठीक है, तो कहाँ हमारी इकोनॉमी जा रही है उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तरह के मेजर निकालते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, पहला लीडिंग, दूसरा लैगिंग और तीसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट, ये क्या होता है, दोनों के बीच का होता है, ठीक है? मतलब देखो, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर एंड थर्ड टाइप इज कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर। तीनों आपको मिल रहा है ना? कुछ तो कंफ्यूजन है। चलिए, बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लीडिंग क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कॉन्करेंट क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, अभी क्या चल रहा है, और लैगिंग व्हाट हैज हैपेंड। Leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend. ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमी अभी एक्चुअली एक्सपेंशन फेज में गई भी नहीं है, पर क्या हो रहा है, पहले ही कुछ चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्लक्चुएशंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी माइट एंटर इनटू दिस फेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि मे बी हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। हमारा फर्म है और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे नए ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि मे बी एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट्स, बेसिकली प्रॉफिट्स नहीं होता है। हाउसिंग है, अगर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि अगर ये सब बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में जाएगी। इसमें आपको सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्या होता है लीडिंग इंडिकेटर, या तो फिर उसके एग्जाम्पल। ठीक है, बट रिमेंबर दिस मे नॉट बी ऑलवेज एक्यूरेट, ये हमेशा करेक्ट होगा ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज लैगिंग इंडिकेटर। वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड एज लैगिंग इंडिकेटर। अच्छा, रिसेशन आने के बाद जॉब जाती है या जॉब चली जाती है उसके बाद रिसेशन आता है? आज आपकी जॉब चली जाएगी और 10 साल बाद रिसेशन आएगा, ऐसा होगा? या रिसेशन आ गया, हम यही तो डरते हैं कि अरे रिसेशन आ रहा है, हमारी जॉब को क्या है, खतरा है। ठीक है, तो रिसेशन आता है तब जॉब जाती है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कब? आफ्टर अ फेज हैज बिगन। वो फेज शुरू हो गया है तब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों की जॉब जा रही है या उनके वेजेस कम हो रहे हैं तो वो छोड़ दे रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इज अ
लैगिंग इंडिकेटर, पहले वो चीज हो जाती है, उसके बाद हमको पता चलता है कि उसकी वजह से, मतलब रिसेशन आया, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया। ठीक है, सो उसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, उसके पहले एक लाइन लिखी हुई है, इफ लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल्स, लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दीज ट्रेंड्स। लीडिंग इंडिकेटर हमको बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये इसकी शुरुआत है, और लैगिंग इंडिकेटर क्या बताता है, ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये फेज आ चुका है। सम एग्जाम्पल्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट, मतलब इनपुट प्राइसेस आप कह सकते हो कम हो जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है, जितने कंज्यूमर गुड्स होते हैं उन सारे की अगर प्राइस निकाल दो तो मार्केट प्राइसेस जो होते हैं उसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नहीं पता है तो लिख लो, प्राइस लेवल ऑफ market basket, price level of market basket of consumer goods and services purchased by households, और कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी क्या होती है, कमर्शियल लेंडिंग क्या होती है, लेंडिंग मतलब क्या होती है, किसी को लोन देना, है ना बेसिक लैंग्वेज में। और कमर्शियल लेंडिंग क्या होगी, जब हम किसी को बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं, उसको एक्सपैंड करने के लिए लोन दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर क्या है, कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होगा, कॉन्करेंट। ठीक है, और इतने कंफ्यूजिंग से आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना कि आप सच में कंफ्यूज हो जाओगे, पर आपको होना नहीं है। कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स। देखो, अगर हम बात करें जीडीपी की, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है वैसे वैसे जीडीपी बढ़ रही है, राइट। जीडीपी का बढ़ना मतलब क्या है, इकोनॉमी का बढ़ना है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, साथ साथ चलती हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आर जीडीपी, प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, इनकम, सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड सच एज स्टॉक मार्केट प्राइसेस। अब आप बोलोगे मैम स्टॉक मार्केट प्राइसेस तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि स्टॉक प्राइसेस क्या होते हैं, राइज होते हैं, तो वो लीडिंग इंडिकेटर होता है। स्टॉक प्राइसेस का बढ़ना इशारा हो सकता है कि एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, पर यहां पे अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, देखो दो पॉइंट है, एक लीडिंग इंडिकेटर की अगर तरह उसको सोचे तो इट मे और मे नॉट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन में जाए, बट ये जब एक्सपेंशन फेज में जा रही है इकोनॉमी तो स्टॉक प्राइसेस साथ साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों तरीके का इंडिकेटर है, ये साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रही है, और वो पहले बढ़ रहा है तो हो सकता है कंपनी वो इकोनॉमी एक्सपैंड हो सकता है ना भी हो। ठीक है, चलिए विद दिस विल कंक्लूड टुडेज क्लास, थैंक यू।